दोस्तों, वैदिक गुरुजल पर आपका स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिसंबर 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में थोड़ा सा हमें क्लास जो है वो बंद रखनी पड़ी, कुछ इशू था, हेल्थ इशू था, इसकी वजह से। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा प्रयास करूँगी कि आपको ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस दूँ जो आपके एग्ज़ाम से मतलब पूरा मिलते-जुलते हों, ठीक है? तो आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा अस्ति भाषा है क्या है? देखिए, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाला है, ठीक? तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो अब आपको 14 दिन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप हमेशा जिसने पेपर दिया होगा या नहीं दिया है, पहली बार देने जा रहा है, वो आप जान लो कि एग्ज़ाम में पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही रिलेटेड आते हैं, ठीक है? थोड़ा घुमा के दे देता है बट वही सब आते हैं। तो आइए हम देखते हैं, भाषा अस्ति भाषा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एका स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम अस्ति। एक स्वाभाविक भाषा, एक स्वाभाविक भाषा जिसका व्याकरण है, स्वाभाविकी भाषा नास्ति, भाषा स्वाभाविक भाषा नहीं है। सेकंड ऑप्शन कहता है, थर्ड कहता है कि स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणम नास्ति, स्वाभाविक भाषा जिसका व्याकरण नहीं है। फोर्थ कह रहा है बधिर समुदाय से कृते संकेत समूह, बधिर समुदाय मतलब जो बहरे समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा किया गया संकेत समूह है ये भाषा। तो देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा क्या है? भाषा एक स्वाभाविक भाषा है, ठीक है? भाषा क्या है? यह एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है, ठीक? वो चाहे मौखिक हो, लिखित हो या फिर सांकेतिक हो, कोई भी, ठीक? और व्याकरण में भाषा जो है, भाषा से संबंधित अनेक नियम दिए गए हैं जिससे क्या होता है, भाषा शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान होता है कि मतलब कौन शुद्ध बोल रहा है और कौन अशुद्ध बोल रहा है। तो देखिए, और भी चीजें इसके बारे में जान लीजिए कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था भी है, ठीक? भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। व्याकरण द्वारा भाषा के स्वरूप को वैज्ञानिक और तार्किक क्रम से विकसित किया जाता है, ठीक? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? क्या है ये? एक स्वाभाविक भाषा है जिसका व्याकरण है, ठीक? इसमें व्याकरण होता है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बहुभाषा जानन्ति ते कथ्यते। जो बहुभाषा जानते हैं मतलब एक से अधिक भाषाएं जो जानते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें? बहुभाषाविद कहा जाता है, बहुभाषा वैज्ञानिक कहा जाता है, फिर बहुवक्तार कहा जाता है, फिर एक भाषावाद कहा जाता है। तो देखिए, जो एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक भाषाएं जानते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहुभाषाविद कहा जाता है, ठीक? तो यहाँ पर ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक? तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कश्चित छात्रा, कोई छात्र विद्यालय शिक्षा में स्वमातृभाषायां प्रारभते। विद्यालयी भाषा में क्या करते हैं? स्व मातृभाषा, अपनी मातृभाषा से प्रारंभ करते हैं, ठीक? स्कूल की जो क्या कह रहे हैं कि कोई छात्र है जो विद्यालय की शिक्षा को अपनी मातृभाषा से शुरू करता है, प्रारंभ करता है। तत्पश्चात इसके बाद उच्च विद्यालयीय शिक्षाया
उच्च विद्यालय शिक्षा की समाप्ति पर्यंतम स अनेका भाषा जानन्ति। जब उच्च विद्यालय शिक्षा में वो जाता है तो उसको जब समाप्त करने पर आता है तो वह अनेक भाषा जानता है। शिक्षा भाषा शिक्षण एवं पद्धति का कथ्यते। भाषा शिक्षण की इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो देखिए बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सर्वप्रथम मातृभाषा नीति। सर सबसे पहले मातृभाषा नीति। सेकंड कह रहा है कि भाषा नीति रूपे त्रिभाषा नियमः। भाषा नीति के रूप में त्रिभाषा नियम। थर्ड कह रहा है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषीयता। फोर्थ कह रहा है कि भाषाणाम कृते नवीन शिक्षा नीति। भाषा के द्वारा किया गया नई शिक्षा नीति। तो यहाँ पर 139 में आपका कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए इसमें कह रहे हैं कि भाषा की विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषीयता यह समर्थन करती है कि सभी बालक विद्यालयी शिक्षा को मातृभाषा या गृह भाषा के में आरंभ करते हैं, फिर अन्य भाषाओं को सीखते हैं, जिससे क्या होता है वे विषय की सरलता से समझ सकें। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? चलिए आप लोग भी कुछ बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता। ठीक, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषीयता का अर्थ क्या है? मातृभाषा या फिर गृह भाषा मतलब घर की भाषा का अध्ययन अध्यापन करना, इसके बाद अन्य भाषा को सीखना। बालक की जो फर्स्ट जो है लैंग्वेज होती है वो क्या होनी चाहिए? वो आपकी मातृभाषा होती है। ठीक, जिसमें वह बोलना पढ़ना व लिखना आरंभ करता है। मातृभाषा के माध्यम से बच्चा जो है वो जल्दी से विषय को सीख जाता है। ठीक, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाषया सह संलग्नतायाः अर्थो अस्ति। भाषा के साथ जो संलग्न की हुई अर्थ है वो क्या है? भाषा के साथ जो संलग्न अर्थ है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है शिक्षकाः छात्रैः सह कार्यं कुर्वन्ति। शिक्षक जो है वो छात्रों के साथ कार्य करते हैं। छात्रा सोद्देश्यम भाषायां कार्यं कुर्वन्ति। छात्र जो है वो उद्देश्य के साथ भाषा पर कार्य करते हैं। थर्ड कह रहा है छात्रा तथा अध्यापकाः व्याकरण नियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति। छात्र और अध्यापक व्याकरण के नियमों को मिलाकर कार्य करते हैं। फोर ऑप्शन छात्रा सप्रयासम भाषाया ध्वनि नियमा शिक्षन्ति। छात्र जो है वो अपने प्रयास से सप्रयासम अपने प्रयास से भाषा की ध्वनि नियम की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा कि भाषाया सह संलग्नताया अर्थो अस्ति। भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है क्या है? भाषा के साथ संलग्न का अर्थ है कि भाषा जो है वो सोद्देश्य भाषाया कार्यं कुर्वन्ति। उद्देश्य के साथ भाषा से संलग्नता मतलब जुड़ाव का अर्थ है कि छात्र जो है उद्देश्य सहित भाषा से के कार्य करते हैं। ठीक, भाषा संबंधी कार्य मतलब या फिर क्रियाओं को करने से उनके भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है और अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखितेन केन छात्राः उद्देश्यं भाषाया प्रयोगं कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से
कौन से छात्र चोद्देश्यम उद्देश्य पूर्वक भाषाया प्रयोगम कुर्वन्ति, भाषा का प्रयोग करते, प्रामाणिकेन कार्येण, प्रामाणिक कार्य से, अभ्यासेन अभ्यास से, कविताया स्मरणेन, कविता के स्मरण से मतलब कविता को याद करके, पाठ्यस्य उद्वाचनेन, पाठ को बोलकर, तेज तेज से बोलकर। तो देखिए यहाँ पर इनमें से किससे छात्र उद्देश्य सहित भाषा का उपयोग करते हैं, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रामाणिकता, प्रामाणिकेन कारण, प्रामाणिक कार्य से। ठीक, जहाँ प्रामाणिक कार्य के द्वारा छात्र जो है स्वउद्देश्य भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो अवधान विधि होता है इसमें भाषा सीखने के लिए प्रामाणिकता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों में अनेक प्रकार की स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने के कौशल का विकास करना है। ठीक, इससे होता क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण भाषा की समझ और सहज अभिव्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक, यह बच्चों में संप्रेषण कौशल को दक्ष करता है, जिससे बच्चे विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग में सफल होते हैं। तो इसी तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रामाणिकेन कार्येण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति घटनानां सूचनार्थम पत्रिकां पठति। श्रुति जो है वो घटना के सूचनाओं का की पत्रिका को पढ़ती है। तस्या पठनम किम कथ्यते, इस पठन को क्या कहा जाता है? विहंगम दृष्टिपात कहा जाता है, स्वोद्देश्य पठन कहा जाता है, मनोरंजनाय पठन कहा जाता है, परिवीक्षण कहा जाता है। पहले तो एक चीज को आप देख लीजिए कि होता क्या है। विहंगम दृष्टिपात से क्या होता है कि इस तकनीक में किसी विषय वस्तु पर तेजी से नजर डालते हुए मतलब सरसरी निगाह से नजर डालते हुए कोई लेख है, फिर पाठ है, फिर विषय वस्तु का केंद्रीय विचार समझने का प्रयास। हमको एक पेज मिला, हमने क्या किया उसको फटाफट ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ के उसका खाली सार जो है वो उसमें क्या केंद्रीय विचार जो है उसको समझने का प्रयास किया जाता है। उसी को विहंगम दृष्टिपात कहा जाता है, स्कीमिंग कहते हैं उसको। ठीक है, और सेकंड का है स्वोद्देश्य पठनम, उद्देश्य के साथ पढ़ना। ठीक है, इसमें किसी विषय वस्तु को निश्चित उद्देश्य के साथ पढ़ा जाता है, उसको स्वोद्देश्य पठन कहते हैं। और मनोरंजन पठन, ये तो आप जानते ही हो कि आनंद के लिए जो पढ़ा जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें उपन्यास या फिर कोई कहानी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब भी हो सकता है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवीक्षण। किसी काम या किसी क्षेत्र विषय क्षेत्र आदि के विषय में निरीक्षणात्मक दृष्टि से देखना है, फिर जांचना और समझना, यही होता है आपका परिवीक्षण। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पठन को परिवीक्षण कहा जाता है इसको, जिसमें इसमें क्या होता है, श्रुति घटनाओं की सूचना प्राप्ति के लिए पत्रिका को पढ़ती है। इसमें वह घटनाओं के विषय में जानने हेतु अच्छी तरह से पढ़कर उसमें अवगत होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन, परिवीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं कि लेखने भाषणे च प्रयुक्ताः, लेखने भाषणे च प्रयुक्ताः शब्दाः कथ्यन्ते। लेखन और भाषण, लेखन और भाषण में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निष्क्रिय शब्दावली कहा जाता है उसको, प्रयोग्य शब्दावली कहा जाता है, फिर सक्रिय शब्दावली कहा जाता है, या फिर उद्देश्यपूर्ण शब्दावली कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय शब्दावली। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। और देखिए सक्रिय शब्दावली ये क्या है? ऐसे शब्द जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता हो। ठीक,
इन शब्दों का उपयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा परस्पर मतलब आपस में वार्तालाप के लिए होता है। ठीक, ऐसे शब्दों का ज्ञान और अवबोध छात्रों को होता है, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में भी समर्थ होते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं उनको बोलने और लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है सामान्य बोलचाल और कक्षा कक्ष में के अध्यापन के समय इनका प्रयोग होता है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर सक्रिय शब्दावली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, उत्पाद योग्यता क्या होती है। इनमें वे भाषण कौशल हैं जिनके अंतर्गत संभाषण और लेखन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, उत्पाद योग्यता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, निम्नलिखितेषु किन संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता अस्ति। इनमें से संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता है, क्या है। जन्म दिवसांते दैनिकी लेखनम, जन्म दिवस पर जो दैनिक लेखन होता है वो। सेकंड कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से जनजीवने प्रभावः इत्यस्मिन् विषये समाचार पत्र लेखस्य लेखनम। जलवायु परिवर्तन में जो जनजीवन है इनके प्रभाव में जो विषय हैं समाचार पत्र आदि के लेख को लिखना। थर्ड कह रहा है कि समीपस्थ नगरे मनोरंजन उद्याने पर्यटनस्य विषये सहपाठिभिः वार्तालापः। समीपस्थ नगर में जो मनोरंजन उद्यान है फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि जन्मदिवस के अंत में दैनिक लेखन लिखना है। सेकंड में कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का जनजीवन पर प्रभाव क्या है, इस विषय पर समाचार पत्र के लिए लेख लिखना। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन जो आपका है इसमें कह रहे हैं कि समीपस्थ नगरे मतलब जो समीप के नगर हैं उनमें मनोरंजन उद्यान जो है उसमें पर्यटन के विषय में सहपाठियों द्वारा वार्तालाप करना। और फोर्थ ऑप्शन इसमें क्या कह रहे हैं कि कस्मिंश्चित भोजनालये भोजनादेशाय भोजन सूचे अध्ययनम। ठीक है, कह रहे कि किसी भोजनालय में भोजनादेश के लिए भोजन सूची का अध्ययन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग कौन सा वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन का जनजीवन पर प्रभाव, इस विषय पर समाचार पत्र के लिए लेख लिखना। ठीक, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेखनस्य प्रक्रिया पद्धति सुंदर लेखनाय किमर्थम आदर्श पद्धति रूपेण यूयम मन्यध्वम। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि लेखनस्य प्रक्रिया पद्धति, लेखन की जो प्रक्रिया पद्धति है, ठीक है, लेखन की जो प्रक्रिया पद्धति है उसको सुंदर लेखन के लिए किस लिए आदर्श पद्धति के रूप में आप सब मानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको कहता है कि प्रक्रिया पद्धति ही। देखिए इसमें पहला ऑप्शन कहता है कि प्रक्रिया पद्धति छात्रान् सज्जीकरणेन विनैव तत्कालमेव भाषितुं योग्यान् करोति। प्रक्रिया पद्धति में छात्रों के द्वारा जो सज्जीकरण किया हुआ विनैव तत्काल
तत्काल भाषितुम भाषा की योग्यता जो है उसको उपयोग करना उसका। सेकंड कहता है कि लेखन योग्यता लेखन योग्यता में परीक्षितुम प्रक्रिया पद्धति, लेखन योग्यता की परीक्षा की प्रक्रिया पद्धति में एक बार से उत्पादनम इव भवति, एक बार में जो उत्पाद है उसका भी वो भी होता है। थर्ड कह रहे हैं कि छात्राणाम लेखनाय, छात्रों के लेखन के लिए प्रक्रिया पद्धति जो होती है उच्च स्तरीय भाषा योग्यता परीक्षित, उच्च स्तर की भाषा योग्यता की परीक्षा की जाती है। और फोर्थ कहता है कि प्रक्रिया पद्धति ही उत्कृष्ट लेखन से, प्रक्रिया पद्धति में जो उत्कृष्ट लेखन है उसके विकास के लिए बहुविषु, उसके विकास के लिए बहुत सी अवस्थाओं से गंतुम जाना, छात्रान छात्रों को सक्षमान करोति, सक्षम बनाती है, करती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन की जो प्रक्रिया पद्धति है वो उत्कृष्ट लेखन के विकास के लिए बहुत अवस्थाओं से जाने के लिए छात्रों को सक्षम बनाती है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। इसमें पहला आपका हो जाएगा विचारोत्तेजना। ठीक, इसमें क्या होता है कि लेखन के प्रारंभ में लिखने के लिए विचारों का होना अत्यंत आवश्यक है जो एक लेखक के लेखन के लिए प्रेरित करता है। ठीक, और विचारोत्तेजना की जो प्रक्रिया होती है इसमें लेखक जो होता है वो किसी विषय के प्रति अत्यंत चिंतन करता है जो उसे एक प्रभावी लेखन के लिए बाध्य करती है। उसके बाद फिर आता है योजना विधान। ठीक, इसमें क्या होता है कि लिखित स्वरूप, इसमें ये होना चाहिए कि लिखित स्वरूप क्या होना चाहिए। ठीक, उस लेखन योजना का विधान करना योजना विधान है। प्रारूप लेखन, एक प्रारूप जो है तैयार करना। ठीक, योजना विधान को लिखित प्रारूप प्रदान करना, ये हो गया प्रारूप विधान। संशोधन क्या हो गया कि जो लिखित स्वरूप है उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें किन्हीं वाक्यों का संशोधन करना तथा किन्हीं वाक्यों को जोड़ना, ये संशोधन के अंतर्गत आता है। फिर त्रुटि संशोधन आता है कि जो त्रुटियां होती हैं उसका संशोधन करना। फिर अंतिम प्रारूप होता है, इसमें क्या होता है कि सम्यक प्रकार के सोपानों के साथ उसका लेखन करना होता है। ठीक, ये सारी चीजें हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 146 कह रहा है कि निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारितम कार्यमस्ति, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या भाषा शिक्षण के लिए उत्पादन आधारित कार्य है। पहला कह रहे हैं कि छात्रा राजनैतिक विषय समाचारम पठन्ति, छात्र जो है वो राजनैतिक विषय पर समाचार पढ़ रहे हैं। और सेकंड कह रहे हैं कि अनुच्छेद लेखन जो है उसमें अनुच्छेद लेखन के लिए विचाराणाम विचारों की संकलना के लिए छात्र जो है वो छात्रों के समूह कार्यम कुर्वन्ति, समूह रूप में कार्य करते हैं। ठीक, और थर्ड कह रहे हैं कि चित्राणाम क्रमानुसाराम प्रक्रिया वर्णाय चिंतनम, चित्रों का जो क्रम अनुसार है उनकी प्रक्रिया के वर्णन का चिंतन करना। और फोर्थ कह रहे हैं कि प्रक्रिया पद्धतिम अनुकुर्वन्ति समाचार पत्र छात्रा लेखम लिखन्ति, प्रक्रिया पद्धति में जो समाचार पत्र है उसको जो है छात्र उस पर लेख लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा कि प्रक्रिया पद्धति का अनुकरण करते हुए समाचार पत्र में छात्र लेख लिखते हैं। ठीक, यह उत्पादन आधारित कार्य है जहां छात्र द्वारा समाचार पत्र में लेख लिखा जाता है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें कौन सा वाला हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 147 व्याकरणस्य अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्यमस्ति, व्याकरण अध्यापन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट, अध्ययन से स्रोत रूपेण पाठ्यपुस्तकानां प्रयोग, अध्ययन के स्रोत के रूप में पाठ्यपुस्तक का प्रयोग। सेकंड, भाषण के कार्य में छात्र का दोषपूर्ण भाषा में उदाहरणानां प्रयोग, उदाहरण का प्रयोग। थर्ड कह रहे हैं कि शब्दानाम तथा संरचनाया प्रदर्शनाय चित्राणाम उपयोग, शब्दों
तथा संरचनाओं के प्रदर्शन का चित्रणाम, चित्रों का उपयोग, प्रदर्शन में चित्रों का उपयोग। फोर्थ कह रहे हैं कि अध्यापन विषय से अध्यापन विषय में उदाहरणानाम, उदाहरण में वाक्य रूप में प्रयोग, वाक्य रूप में प्रयोग। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा कि शब्दों की और संरचना का प्रदर्शन करने के लिए जो चित्रों का उपयोग, इसमें कह रहे हैं कि व्याकरण शिक्षण के अध्यापन के संदर्भ में छात्रों की शब्दों की और संरचना का प्रदर्शन करने के लिए चित्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि शब्दानाम तथा संरचनाया प्रदर्शनाय चित्रणाम उपयोग, इसमें चित्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि उनके शुद्ध उच्चारण और लेखन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, चित्र का प्रयोग नहीं, उनके उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148, भाषा संदर्भ निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। इसमें कह रहे हैं कि भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रत्येक भाषा या लिपि भवति, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। सेकंड, भाषार्थम लिपि अनिवार्य नास्ति, भाषा की लिपि जो है वो अनिवार्य नहीं है। थर्ड कह रहे हैं कि प्रत्येकम भाषाया व्याकरणम अस्ति, प्रत्येक भाषा का व्याकरण है। फोर्थ कह रहे हैं कि भाषा मुख्यतः भाषते, भाषा जो है वो मुख्य रूप से बोली जाती है, भाषित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येकम भाषाया लिपि भवति, ये सही है। ठीक, सॉरी सत्यम नास्ति, इसमें कह रहे हैं सत्य नहीं है, तो ये प्रत्येक भाषा की जो है लिपि नहीं होती है। ठीक, एक ही लिपि कह रहे हैं, लिपि तो होती है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए भाषा के संदर्भ में, जो भाषा होती है उसके संदर्भ में प्रत्येक भाषा की एक लिपि, यह कथन असत्य नहीं है। ठीक, इसमें क्या कह रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा वाला राइट हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन प्रत्येक भाषा की लिपि है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आपका इसमें देखिए हम कुछ आपको तथ्य बताते हैं कि भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। भाषा शास्त्र के अनुसार यह विधान गलत है, क्योंकि अनेक भाषा की एक लिपि हो सकती है या 2-3 भाषाओं की भी एक लिपि हो सकती है। समझ में आया? प्रत्येक भाषा की 2-3 भाषा जो है उनकी भी एक लिपि हो सकती है। ठीक, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को जो लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, तो दो भाषाएं हुई ना, एक हिंदी हो गई और दूसरी आपकी संस्कृत हो गई। इनकी लिपि दोनों की क्या है, देवनागरी है। तो कैसे कहा जाता है, कैसे कहा जा सकता है कि जो है दोनों भाषाओं की प्रत्येक भाषा की लिपि है। ठीक है, तो आपका दो भाषाएं जो हैं उनकी एक ही लिपि हो सकती है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक, नास्ति पूछा है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 देखिए 149, इसमें कह रहे हैं कि भाषा या शिक्षणे परीक्षणे वा कस्मिंश्चित् पाठे यदि प्रत्येकम षष्ठ शब्दे लुप्यते एतत् कार्यम किम कथ्यते। कह रहे हैं कि भाषा या शिक्षण, भाषा शिक्षण में परीक्षण में किसी पाठ में यदि प्रत्येक छठा शब्द लुप्त होता है, इस कार्य को क्या कहा जाता है। श्रुतलेख कार्य कहा जाता है, शब्द लोप कहा जाता है, व्याकरणस्य अंतः प्रविष्ट कहा जाता है, रिक्त स्थान पूर्ति कहा जाता है। तो देखिए उसको क्या कह सकते हैं, तो उसको शब्द लोपा कहा जाता है। ठीक, शब्द लोपा, ये आपका राइट हो जाएगा, शब्द लोपा हो जाएगा राइट। तो यह जो है एक ऐसा अभ्यास परीक्षण या मूल्यांकन होता है जिसमें कुछ शब्दों को हटाकर पाठ का एक हिस्सा होता है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों से लुप्त
शब्दों को पुनर्स्थापित करने के लिए कहता है। ठीक, क्लोज परीक्षा को पूरा करने के लिए छात्रों को संदर्भ को समझने और पाठ के हटाए गए हिस्सों से संबंधित सही शब्दों का पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षण मूल्यांकन है। परियोजना कार्य तथा दत्त कार्य, परियोजना कार्य फिर दत्त कार्य, सेकंड साप्ताहिक परीक्षा या मासिक परीक्षा, थर्ड निर्माणात्मक सत्र परीक्षा, या फिर फोर्थ वर्षांत समेकित परीक्षा, मतलब वर्ष के अंत में जो लास्ट पेपर होता है वो। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा कि शिक्षण मूल्यांकन के लिए जो परियोजना कार्य दत्त कार्य होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये शिक्षण का मूल्यांकन है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। परियोजना कार्य और दत्त कार्य शिक्षण का मूल्यांकन है। इन दोनों ही कार्यों द्वारा शिक्षक छात्रों का आकलन करने का प्रयास करता है। इन दोनों ही कार्यों में शिक्षक द्वारा किसी कार्य को छात्रों को करने के लिए दे दिया जाता है जिसे छात्रों को समूह में या व्यक्तिगत रूप से करना होता है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए ये हमने कुल 15 क्वेश्चन रखे थे, तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप वैदिक गुरु चैनल पर हैं, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।